नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। एपेक्स न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। रुक करेंगे कुछ खास खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। एशियन गेम्स में भारत का धमाकेदार प्रदर्शन, पीएम मोदी और ओम बिरला ने खिलाड़ियों को दी बधाई। कांग्रेस, सपा और बसपा हर मंजिल से रुखसत होते रहे इमरान, अब तीसरी बार पकड़ा हाथ का साथ। हमास के खिलाफ इजराइल की हुई जवाबी कार्रवाई, आतंकी संगठन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ अटैक। हरियाणा के सोनीपत में पश्चिमी यमुना लिंक नहर टूटी, कई 100 एकड़ फसल हुई जलमग्न। देवरिया में प्रेम यादव का घर गिराए जाने की तैयारी, अखिलेश बोले कोई भी ऐसा काम न करे जिससे माहौल बिगड़े। रुक करेंगे खास खबरों की ओर। चीन के हांगझोई में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। बता दें कि भारत की महिला कबड्डी टीम ने मैच में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास से नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। इसके साथ ही महिला टीम के गोल्ड मेडल जीतने के बाद भारत ने 100 मेडल का आंकड़ा छू लिया है। इस पर पूरे देश को गर्व है, क्योंकि अब तक किसी भी एशियन गेम्स में भारत ने 100 का आंकड़ा नहीं छुआ था। जानकारी के लिए बता दें कि एशियन गेम्स के खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अक्टूबर को खास मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे उन सभी खिलाड़ियों से मिलेंगे जिन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया है और इसको ऐतिहासिक गेम्स बना दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारत के 100 पदक हासिल करना एक उपलब्धि है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा है कि एशियाई खेलों में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। भारत के लोग इस बात से रोमांचित हैं कि हम 100 पदकों की उल्लेखनीय उपलब्धि तक पहुंच गए हैं। पीएम ने कहा है कि मैं अपने अभूतपूर्व एथलीटों को हार्दिक बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों से भारत का यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। सिक्किम में बादल फटने से आई तबाही के बाद अब एक और झील टूटने की कगार पर है। राजधानी गंगटोक से 135 किलोमीटर दूर स्थित जो लाचेन वैली की शाखो चू लेक गंभीर हालत में है। बता दें कि इसे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से ठीक पहले की अवस्था कहा जा सकता है। इसी को लेकर जिला प्रशासन ने इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं पर संबंधित इलाकों से लोगों को हटाना शुरू कर दिया गया है। इससे पहले 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तेस्ता नदी में आई बाढ़ ने राज्य में अभी तक तबाही मचाई हुई। सिक्किम के मंगन, गंगटोक, पांगक्योग और नामची जिलों में बाढ़ से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। तो वहीं न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक इस बाढ़ से लगभग 25,000 लोग प्रभावित हुए, लगभग 1200 घर बह चुके, 7,000 लोग अलग अलग इलाकों में फंसे हुए। तो वहीं 6,875 लोग राज्य भर में बनाए गए 22 रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या शुक्रवार देर रात तक बढ़कर 26 हो गई। लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने बताया है कि बोरदालंग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव नदी के निचले इलाकों से बरामद कर लिए गए। लापता जवानों में से एक को बचा लिया गया था, तो वहीं 15 जवान समेत कुल 143 लोग अभी भी लापता हैं। कांग्रेस ने फिर एक बार भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर मनरेगा में जबरन डिजिटलीकरण किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इसे उन लोगों के बीच कार्यक्रम की मांग को हतोत्साहित करने के लिए एक उपकरण के रूप में उपयोग किया है, जिन्हें वास्तव में योजना की आवश्यकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का सरकार पर हमला एक मीडिया रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष में 6 महीने में प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में धन खत्म हो गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए रमेश ने कहा
कि एक तरफ इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल और सितंबर के बीच भारत में कुल वाहन बिक्री का 48% एसयूवी का था और उसी 6 महीने की अवधि में मनरेगा के तहत पूरे साल का 60,000 करोड़ का बजट खत्म हो चुका था। इसके साथ ही रमेश ने आगे कहा कि यह न केवल देश भर में गहराते ग्रामीण संकट और बढ़ती असमानता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, बल्कि मोदी सरकार की प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मजदूरी भुगतान में देरी करके मनरेगा के काम की मांग को दबा रही है। प्रवर्तन निदेशालय ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े महादेव बैटिंग ऐप केस मामले में आज फिर एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही। आपको बता दें कि इस मामले में कई बॉलीवुड सितारों का नाम सामने आया है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार करीब आधा दर्जन लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। ये सर्च ऑपरेशन छत्तीसगढ़, मुंबई और दिल्ली के अलग अलग लोकेशन पर चल रहा है। इस मामले में बड़ी बात यह सामने आई है कि महादेव बेटिंग ऐप कारोबार से जुड़े हुए कई आरोपियों का कनेक्शन जो है वो दुबई से, इसी से जुड़े मामले में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गौरतलब यह है कि महादेव बेटिंग ऐप केस तब चर्चा में आया जब बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर, कपिल शर्मा और श्रद्धा कपूर जैसी फिल्मी हस्तियों को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने समन जारी किया और पेश होने के लिए कहा। ईडी की जांच रिपोर्ट के अनुसार महादेव बेटिंग ऐप को दुबई में बैठकर छत्तीसगढ़ के भिलाई के रहने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ऑपरेट करते थे। यह दोनों महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर भी थे। इसका कॉल सेंटर मलेशिया, थाईलैंड, हिंदुस्तान और यूएई से अलग अलग बड़े शहरों में खोले गए थे, जिसके जरिए अलग अलग सब्सिडरी ऐप बनाकर ऑनलाइन सट्टा खिलाया जाता था। भारत के चांद पर सफल लैंडिंग के बाद अब अंतरिक्ष में यात्रियों को भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने बताया है कि गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण जल्द शुरू करने वाला है। आपको बता दें कि करीब 900 करोड़ रुपए की लागत का यह अभियान अगले वर्ष लॉन्च किया जाएगा। इससे पहले इसके लिए 3 वाहन परीक्षण किए जाने। इनमें पहला वाहन परीक्षण मिशन टीवी D1, दूसरा टीवी D2 मिशन और तीसरा परीक्षण LVAM-3G1 होगा। यह मानव रहित मिशन होगा। इसरो ने बताया कि जल्द ही गगनयान के परीक्षण वाहन को लॉन्च किया जाएगा, जिसे क्रू एस्केप सिस्टम का परीक्षण किया जा सके। इसके लिए फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉट मिशन 1 की तैयारी चल रही है। इसके साथ ही गौरतलब है कि रोबोट और ह्यूमनॉइड्स की अंतरिक्ष में भेजकर क्रू की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। गगनयान के तीसरे वाहन परीक्षण LVM-3G1 के तहत जिस ह्यूमनॉइड को भेजा जाएगा, उसके जरिए क्रू के सामने आने वाली तमाम चुनौतियों की जानकारी जुटाई जाएगी। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को चुनाव आयोग से कांग्रेस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। केरल की कांग्रेस इकाई ने एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुगलक साम्राज्य के दूसरे सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना की गई थी। केरल कांग्रेस के इसे अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया था। दरअसल बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस की मान्यता रद्द और पार्टी पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। केरल की कांग्रेस इकाई ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा था कि पीएम मोदी, अगर आप 5 पुस्तकों को अपडेट करने के लिए उत्सुक है तो प्लीज तुगलक कॉल को अपने युग में बदल ले। इसके साथ ही कांग्रेस ने पीएम मोदी के फोटो वाला एक पोस्टर जारी किया था, जिसमें पीएम मोदी की तुलना मोहम्मद बिन तुगलक से की गई थी। तो वहीं बीजेपी ने भी इससे पहले माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर फिल्म स्टाइल में एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें लिखा है कि रावण कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्शन निर्देशक जॉर्ज सोरस। इस पोस्ट में बीजेपी ने हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन जॉर्ज सोरस पर भी निशाना साधा। पोस्टर में रावण की शक्ल में राहुल गांधी की तस्वीर शेयर करते हुए बीजेपी ने लिखा है
कि ये एक नए युग का रावण है या दुष्ट, धर्म विरोधी और राम विरोधी। इसका लक्ष्य भारत को नष्ट करना है। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की कोशिश राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इन दिनों प्रवर्तन निदेशालय की न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी के बाद उन्हें ईडी ने 5 दिनों की रिमांड पर लिया है। आपको बता दें कि कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने पूछताछ की थी, तो वहीं आज ईडी ने संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी को पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेक त्यागी ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में ईडी इन दोनों को संजय सिंह के सामने बिठाकर पूछताछ करना चाहती। कल संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा से ईडी ने करीब 9 घंटे तक पूछताछ की थी, तो वहीं सूत्रों के मुताबिक सर्वेश और संजय सिंह के आमने सामने बिठाकर पूछताछ नहीं की गई। इस पूछताछ के दौरान धन शोधन निषेध अधिनियम के तहत उनके बयान दर्ज करेगी। ईडी का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने राज्यसभा के सदस्य सिंह के आवास पर 2 बार में 2 करोड़ रुपए नकद दिए थे। संजय सिंह ने इस दावे को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ईडी ने इस मामले में बुधवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के घर पर छापा मारा था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिहार में जातिगत जनगणना रिपोर्ट जारी होने के बाद बिहार की सियासत में उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दें कि जातिगत आंकड़े आने के बाद से ही तमाम राजनीतिक दल इससे उनके दल को होने वाले नफा नुकसान के आकलन करने में जुटे हुए हैं। इसी हलचल के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार आवास पर एक आड़े मार्ग में पार्टी के मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई, जो कि बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही। यह भी माना जा रहा है कि मुस्लिम नेताओं और कार्यकर्ताओं के नीतीश कुमार की यह बैठक आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हो रही। दरअसल जातिगत गणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 17.7% होने के बाद मुस्लिम मतदाता महत्वपूर्ण हो गए। इन दिनों तमाम राजनीतिक पार्टियां इस बड़े वोट बैंक पर नजरें गड़ा चुकी। ऐसा तो ये वोट बैंक आरजेडी के मुस्लिम यादव समीकरण का ही माना जाता रहा है, लेकिन अब जदयू की नजर भी मुस्लिम वोटरों पर है, इसलिए यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत 3 दिवसीय दौरे पर पटना पहुंचे। यहां वे सरकार के साथ साथ कई किसान नेताओं से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही दिल्ली से पटना पहुंचे किसान नेता ने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया कर्मियों से बातचीत में बिहार सरकार से मांग की है कि राज्य में मंडी कानून लागू किया जाए। उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा बिहार के किसानों की जमीन हड़पने की साजिश को लेकर भी अपनी बात कही। इस मौके पर उन्होंने आने वाले समय में किसानों के विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलनों की चेतावनी दी। राकेश टिकैत ने कहा है कि मेरा बिहार का 3 दिन का कार्यक्रम है। सबसे पहले बिहार में बाजार समिति लागू होनी चाहिए। हजारों ट्रक यहां से रोज धान जाता है। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों को एमएसपी नहीं मिलती या व्यवस्था बंद हो। यहाँ के किसान फसल पैदा करते हैं, लेकिन इनको उचित मूल्य नहीं मिलता। टिकैत ने कहा कि यहाँ मंडी सिस्टम लागू होना जरूरी है और हम लोगों को पहली मांग ये है कि मंडी कानून लागू किया जाए। मणिपुर में हिंसा की छिटपुट घटनाओं के बीच सरकार ने एक बार फिर मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध की अवधि को बढ़ा दिया है। अब 11 अक्टूबर तक मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आयुक्त टी रणजीत सिंह ने अपने आदेश में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध को 11 अक्टूबर तक बढ़ाते हुए कहा है कि ऐसी आशंका है कि कुछ असामाजिक तत्व जनता की भावनाएं भड़काने वाली तस्वीरें, नफरत भरे भाषण और नफरत भरे वीडियो संदेश प्रसारित करने के लिए बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसका मणिपुर